अगर दो ट्रायंगल के कोई भी 3 गुण मिल रहे हैं ना तो वो सर्वांग हो जाएंगे आपस में। ऐसे समझ सकते हो कि आपने अगर उसको एक चाटा मारा तो इसको भी चाटा मारना पड़ेगा, क्योंकि बराबर दोनों जोड़े भाई हैं, ठीक है। इस तरीके आप देखो ट्विस्ट, आप यहीं पे ध्यान नहीं देते हो, यहीं पे आ गया ट्विस्ट, ठीक है। तो है ना ये चैप्टर, तो करते हैं स्टार्ट में, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं लास्ट चैप्टर आपका जो इस सीरीज का है, ठीक है। तो जैसा कि आपका एग्ज़ाम कल है और स्टार्ट करते हैं फिर लास्ट चैप्टर जो बच गया था आपका, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बोर्ड में आते हैंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो चैप्टर का नाम है आपका त्रिभुज और ये चैप्टर नंबर है 6, क्लास 10th। तो जैसा कि आपकी पुरानी एनसीईआरटी में टोटल 6 एक्सरसाइज थी, पर डिलीट हो गई न्यू एनसीईआरटी में कितने एक्सरसाइज बच गई? 3। तो तीनों एक्सरसाइज के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे और आपको ध्यान से देखना है और उसको ध्यान से सॉल्व करना है। पॉज करना है पहले, उसको फिर सॉल्व करना है, देन उसके बाद नहीं आए तो उसके बाद देखना है आपको, ठीक है, कि कैसे करवाया गया है। तो पहले जानेंगे परमे के बारे में। इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट परमे हैं उसके बारे में जानेंगे और इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सभी चैप्टर्स के एग्जाम्पल बहुत ही ज़रूरी है। आपको सभी चैप्टर जितना बताया है मैंने आपको अच्छे से करना है। अगर अभी तक नहीं करा है तो अभी भी टाइम है आपके पास, आप कर लो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैंगे। तो इस बात को आपको सीरियसली लेना है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले परमे से, जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जो आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हो हर चैप्टर में कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज वो इसी चैप्टर में दे रखा है, इसी चैप्टर की वो परमे हैगी, ठीक है, जो हर जगह यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है सोचो ज़रा, वो यहीं से आया है इस चैप्टर से, त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का गुण क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज का ही रूल है ना एक, ठीक है। तो वो परमे भी इसी चैप्टर में दे रखी है। तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का यूज़ आपके और भी अदर एक्सरसाइज में, अदर चैप्टर्स में होता है और भी जितने क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए पाइथागोरस थ्योरम जो कि आप यूज करते हो हर क्वेश्चन में, लगभग हर क्वेश्चन में। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बिना पाइथागोरस थ्योरम के आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो ज़रूरी तो है ना ये चैप्टर, तो करते हैं स्टार्ट में, ठीक है। पहले देखेंगे परमे। तो परमे 6.1 से स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 6.1 से कोई भी परमे नहीं दे रखी है, तो 6.2 से पहले परमे दे रखी है। तो पहले 6.1 को अच्छे से देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ। आप अपनी एनसीईआरटी में देखिए अभी तुरंत, ठीक है, और अपनी एनसीईआरटी सामने रखिए और मैं बताता हूँ आपको, और आपको उसको समझना है। और अगर नहीं समझ में आए पूरा तो उसकी भी फुल वीडियो की लिंक एक क्वेश्चन की उस एक्सरसाइज में करवाई गई है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, जाकर आप चेक कर सकते हो और जाकर देख सकते हो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला है हमारा 6.1। तो इसमें क्या है हमारा, कितने क्वेश्चन टोटल लेंगे? तो इसमें आपको सिर्फ मिलान करना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, टोटल 3 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है आपको, ठीक है, तो इसमें रिक्त स्थान भरना है आपको। ऐसे क्वेश्चन आपके 1 नंबर में आ सकते हैं, आपको उसको जरूर करना है। तो 6.1 छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसको करके जाना है। आप देखेंगे 6.2। तो 6.2 से पहले आपकी परमे दे रखी है, करते हैं उसको स्टार्ट जल्दी से बिना देरी के। तो आप देखते हैं परमे नंबर 6.1। तो 6.1 क्या कहता है आपका, इसको देखते हैं ध्यान से। तो आपको अपनी एनसीईआरटी में देखना है, यहाँ पर फोकस लाइट कुछ ज़्यादा ही आ रहा है तो आपको यहाँ पर कुछ पार्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, कोई बात नहीं, आप अपनी एनसीईआरटी में ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं इसको बता रहा हूँ, आपको मेरी बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाएं जो बनेंगी वो क्या होंगी? एक ही अनुपात में कटेंगी, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। इसको बना के देखते हैं, क्या करते हैं, बना के देखते हैं। तो यहाँ बना दिया हमने एक ट्रायंगल, ओके। क्या बोला है, इसका नाम रख देते हैं पहले तो ABC। किसी एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न मान लिया यहाँ पर N हो गया, यहाँ पे मानते P, ठीक है, P और यहाँ पे Q, इस तरीके से P और Q पे काट रहा है, भिन्न भिन्न जगह पे काट रहा है और इसके समांतर हैं, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो जो ये रेखा बन रही है, जो ये भुजा बन रही है, AP अपॉन में BP या PPB, ठीक है, और AQ अपॉन में CQ या फिर QC, ये क्या होंगे? सेम ही अनुपात पे होंगे। मतलब कि AP अपॉन में क्या हो जाएगा? BP बराबर में AQ अपॉन में CQ, ये हो जाएगा। तो यही कहा गया है, यदि एक भुजा के समांतर विभाजित करने वाली सीधी रेखा खींच जाए तो वो एक ही अनुपात में काटती है, ठीक है, एक ही अनुपात में उन भुजाओं को विभाजित करती है। तो ये डेफिनेशन थी इसकी 6.1 परमे। 6.1 जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। एक बार और देख लीजिए इसको अच्छे से, और बाकी फिर इसको देखना है, समझना है, ठीक है।
ये क्या है, जो पी क्यू है क्या है, इसके पैरेलल है। यहाँ पे लिख देते हैं, एक तो क्या है हमारी पैरेलल है, पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। और जो ए पी अपॉन है हमारा, ए पी अपॉन में बी पी या फिर पी बी लिख देते हैं यहाँ पर, ए क्यू अपॉन में क्यू सी के बराबर होगा। ये जो हमारी जो भुजा बनेगी जो इस रेखा को विभाजित कर रही है, तो यहाँ पे जो बिंदु यहाँ पॉइंट काट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक दो भुजा बन गई, एक ए पी बन गया, एक बी पी बन गया। तो इन दोनों का बट्टा करेंगे, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे और इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर आएगा। समझ में आगे बात। अब देखते हैं नेक्स्ट 6.2 पर में 1 में सिर्फ इतना ही था, 6.2 को देखते हैं अच्छे से। आप देखो ट्विस्ट, आप यहीं पे ध्यान नहीं देते हो, यहीं पे आ गया ट्विस्ट, ठीक है। जो हमारी 6.2 है जस्ट अपोजिट किसकी, 6.1 की। तो 6.2 देखते हैं, फिर देखते हैं। तो हमने पढ़ाई भी 6.1, तो जस्ट इसका अपोजिट है। याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपका वैसे ही समझ में आ जाएगा। अगर आपने 6.1 अच्छे से समझ लिया है तो 6.2 करना बहुत ईजी है, जस्ट उसका अपोजिट है। देखते क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो जो तीसरी भुजा बनेगी समांतर होती है। वही बात लिख दिया, बस अपोजिट कर दिया। वहाँ पे समांतर दे रखा था और भुजाओं को अनुपात में बराबर कर रखा था। यहाँ पे अनुपात दे दिया बराबर है और भुजाएं क्या होंगी, तीसरी भुजा क्या होगी, समांतर होगी उस रेखाखंड के। तो बनाते हैं फिर और करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे बना दिया त्रिभुज, ठीक है। इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं, तो उसको रखते हैं, नेमिंग करते हैं इसका यहाँ पर। तो यहाँ पे ए बी सी यहाँ हमने बना दिया, ठीक है, एक रेखाखंड पी और क्यू। अब इसमें बोला है कि दिया है, आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। दिया है यहाँ पर ए पी अपॉन में पी बी बराबर में ए क्यू अपॉन में क्यू सी। ये हमें बोला गया है कि ये एक ही अनुपात में बराबर हैंगे, एक ही अनुपात में जो उनका अनुपात है बराबर है। लिखा है ना यहाँ पर, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो, एक ही अनुपात में विभाजित करे तो, यानी जितना इसका ए बी बटे में पी बी है उतना ही क्या होगा, एक ही बटे में क्यू सी भी होगा, यानी इनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो जो तीसरी भुजा होगी इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। जो तीसरी भुजा है वो इसके पैरेलल है, यानी कि पी क्यू बराबर में जो पी क्यू है हमारा वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, बी सी के। बस जस्ट उसका अपोजिट है किसका, 6.1 का। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर ट्विस्ट आ रहा है, कहाँ पर क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6.1 आपने याद करा, जस्ट उसका अपोजिट 6.2 बन गया। इस तरीके से देखते हैं 6.3, वही बहुत ईजी है। तो अब प्रमेय नंबर 6.3 पढ़ने से पहले हम देखते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल जो इसमें सेम दिया हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन से ही हमें प्रमेय याद होती है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपको। तो क्वेश्चन करते हैं और उसको फिर आपको आगे करवाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 6.2 करवाएंगे फिर उसके बाद। तो पहले करते हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि आप खुद से तो एग्जाम्पल्स करते नहीं हो, तो करवा ही देते हैं अच्छा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल 6.6 चैप्टर के करवाए जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल, सारे नहीं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, 6.6 चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपके प्रमेय नंबर 6.1 पे बेस्ड है, ठीक है। तो ध्यान से बिल्कुल देखना है। अगर आपने ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से देख लिया तो आपकी पूरी प्रमेय जो है आपको याद हो जाएगी अच्छे तरीके से। तो देखते हैं, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी पॉइंट और ई पॉइंट पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजाओं ए बी सी के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू में ए अपॉन में ए सी होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो करते हैं फिर। यदि कोई रेखा, एक बार और देखो, यदि कोई रेखा एक ट्रायंगल क्या है हमारा, ए बी सी है कि भुजाओं ए बी और ए सी। जब तो डायग्राम में बनाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो साथ में समझते जाएंगे फिर। तो डायग्राम क्या है हमारा, देखते हैं। ये हमारा डायग्राम ए बी सी, पहले देखा हमें ए बी सी ट्रायंगल एक है, उसकी भुजाओं ए बी भुजा एक और एक भुजा हमारी ए सी है। इसको क्रमशः डी और ई पर, यानी क्रमशः मतलब ए बी के लिए हमें डी लेना है और ए सी के लिए हमें ई लेना है। तो क्रमशः यहाँ पर हमने काट दिया, यहाँ पर डी बन गया, यहाँ पर बन गया ई, ठीक है। इस तरीके से पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजाओं बी सी के समांतर हो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो डी ई है एक रेखा है, ठीक है, जो ए बी को पॉइंट डी पे काट रही है और ए सी को पॉइंट ई पे काट रही है, और जो डी ई रेखा है हमारी वो क्या है, हमारी बी सी के पैरेलल है, समानांतर है, ठीक है, समांतर। ओके, तो ये हमने प्रमेय 6.1 में कर रखा है, पर यहाँ पे ट्विस्ट है, क्योंकि प्रमेय 6.1 के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, ए डी अपॉन में दिखाई दे रहा है ना, ए डी अपॉन में डी बी बराबर में ए अपॉन में क्या हो जाएगा, ई सी। किसके अकॉर्डिंग, प्रमेय नंबर 6.1 के अकॉर्डिंग होगा ये। पर हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए ए डी अपॉन में ए बी। देखो क्या बोला यहाँ पर, ए डी अपॉन में ए बी चाहिए हमें, और ए अपॉन में क्या चाहिए, ए सी चाहिए। तो हमें ये करना है। तो अब इसके आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं, हमें इसको और सॉल्व करना है, इसके बाद बनाना है ये। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले उल्टा करते हैं।
उल्टा क्यों करना है हमें? क्योंकि हमें ए डी को रखना है, क्योंकि ए डी हमें चाहिए और नीचे चाहिए पूरी लेंथ ए बी और यहाँ पर चाहिए ए सी। तो इसको पहले अपोजिट करते हैं, यानी डी बी अपोन में ए डी बराबर में ए सी अपोन में ए ई। अगर जो हम इस तरफ इसको उल्टा कर रहे हैं तो उस तरफ भी हमें उल्टा करना पड़ेगा। ऐसे समझ सकते हो कि आपने अगर उसको एक चाटा मारा तो इसको भी एक चाटा मारना पड़ेगा, क्योंकि बराबर दोनों जोड़े भाई हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इधर कुछ करा है हमने तो इधर भी कुछ करना ही पड़ेगा, दोनों नाराज हो जाएंगे आपस में। यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों तरफ हम प्लस कर देते हैं 1। तो दोनों तरफ लिखोगे यहाँ पर, दोनों तरफ अगर इसको हमने 1 दिया तो इसको भी 1 देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो नाराज हो जाएगा फिर। ये तो करना पड़ता है, जो एलएचएस में कर रहे हैं वो आरएचएस में करना होगा। तो दोनों तरफ 1 जोड़ने पर क्या लिखोगे, 1 जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे आप डी बी अपोन में ए डी प्लस में 1 बराबर में ई सी अपोन में ए ई प्लस में 1। तो 1 यहाँ पे लिखा प्लस में, तो 1 यहाँ भी लिखेंगे प्लस में। बस इसको सॉल्व करती है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ बट्टे में क्या है हमारा, ए डी है, क्या है ए डी, डी बी प्लस में बी नाले जहाँ तो आते हैं ना, बस वही करना है यहाँ पर। तो डी बी प्लस में ए बी, डी बी प्लस में ए डी है, ठीक है। अभी कहाँ से आ जाएगा ए बी प्लस करने के बाद आएगा, बराबर में ई सी अपोन में ए ई, ठीक है। और ए को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए ई बन जाएगा, ओके। अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि डी बी प्लस में ए डी क्या बन जाएगा हमारा, ए बी बन जाएगा। तो यहाँ पर आ गया ए बी अपोन में ए डी बराबर में ई सी प्लस में ए क्या बन जाएगा हमारा, ए सी बन जाएगा। तो ए सी अपोन में बन गया ए ई, ठीक है। बस अब इसको अपोजिट कर दो, आंसर आ चुका है। तो अपोजिट करते हैं इसको, इसके बाद फाइनल आंसर का क्या है, अपोजिट करने पर लिख सकते हो, चाहे मत लिखो, बात एक ही है। तो आंसर क्या है हमारा, ए डी अपोन में ए बी बराबर में ए ई अपोन में ए सी। तो हमें यही आंसर लाना था और आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आपको करना है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हुआ है प्रमेय नंबर 6.1 का यूज़ और बाकी थोड़े से आगे और कैलकुलेशन हुई है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैंगे। तो आपको उसको अच्छे से देखना है, अच्छे से सॉल्व करना है और एक बार और आप उसको देखो और उसको एक बार और बिना देखे सॉल्व करो, ठीक है। बाकी फिर आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करो, ठीक है, पॉज करके दोबारा से। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो एकदम सीरियल वाइज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर से एक्सरसाइज से पहले जो भी प्रमेय होंगे उसको करवाएंगे, फिर देन एक्सरसाइज, फिर देन प्रमेय, फिर देन एक्सरसाइज, ठीक है, इस तरीके से सीरियल वाइज। तो आपके पास आपकी एनसीईआरटी होगी तो आप एनसीईआरटी में देख लीजिए, वैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, आप एक बार एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे सारे क्वेश्चन इसके नहीं करवाऊंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन पहले से अवेलेबल है चैनल पर, तो आप जाकर चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको। और जो भी क्वेश्चन नहीं है कैसे यूज करना है मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी पहले क्वेश्चन करना है, जो भी क्वेश्चन ना आए उस क्वेश्चन को सिर्फ जाकर देखना है, ओके, इस तरीके से करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन करवाए जा रहा है यहाँ पर, और बाकी आप देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें क्या देखा है हमें, ए बी सी, दोनों ट्रायंगल का नाम ए बी सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, और इसमें डी जो है हमारा, ये डी और ई है। अगर आपको सही से नेमिंग नहीं दिख रहा हो तो आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। इसमें डी ई क्या है हमारा, बी सी के पैरेलल है, दिया है कि जो डी ई है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है, ओके। इस तरीके से अब हमें सॉल्व करना है कि फर्स्ट में ई सी का मान निकालना है, यानी इसका निकालना है, और सेकंड में ए डी का मान निकालना है, यानी ये निकालना है, ओके। तो करते हैं इसको। तो हमें दे रखा है यहाँ पर ए डी इक्वल टू दे रखा है, लिख लेते हैं यहाँ पर पहले। तो पहला सॉल्व करते हैं पहला सॉल्व। तो ए डी बराबर दे रखा है हमें 1.5 सेंटीमीटर, पहले सारी वैल्यू को लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है डी बी, यानी बी डी बराबर दे रखा है, डी बी लिख लेते हैं, बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और ए ई बराबर दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है ई सी। तो ई सी को मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है, आसान रहेगा, ये एक्स हमें निकालना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर इसका भी लिख लेते हैं जो भी गिवन है हमें। तो ए डी तो हमें निकालना है, पहले ए डी तो हमें निकालना है, तो इसको भी हमने एक्स मान लिया, तो सपोज कर लिया एक्स, और ए ई हमें दे रखा है पहले से ही, ए ई कितना दे रखा है हमें 1.8 सेंटीमीटर, तो और डी बी कितना दे रखा है हमें 7.2 सेंटीमीटर, और हमें दे रखा है ई सी कितना दिया है 5.4 सेंटीमीटर, ओके, इस तरीके से। अब इसके बाद क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, पहले आपको वैल्यू जरूर लिखना है, इससे इंप्रेशन बढ़ता है आपका टीचर के सामने, ठीक है। तो आपके नंबर अच्छे मिलने के चांसेस ज़्यादा हैंगे। तो पहले आपको ये लिखना है और आपको सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी अगर आप इस तरीके से लिखते हो। तो आप देखते हैं आगे, अगर ये पैरेलल है लाइन, ठीक है, तो प्रमेय 6.1 क्या कहता है, वही लगाना है यहाँ पर। यदि
यदि कोई दो भुजाओं को काटने वाली रेखा, ठीक है, दो भुजाओं को उनके दो पॉइंट पर भिन्न भिन्न भागों में काटने वाली जो भुजाएं आएंगी हमारी, जो रेखाखंड है हमारी, उसको दो, तो हमारी जो 6.2 है वो क्या कहती है कि 6.2 इसमें लगाएंगे। अगर ये हमारे पैरेलल है तो जो ये ए डी अपॉन में डी बी है वो ए अपॉन में ई सी के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू प्रमेय नंबर 6.1। तो लिखोगे आप यहाँ पर ए डी अपॉन में डी बी बराबर में ए ई अपॉन में ई सी। ये कौन कहता है? प्रमेय नंबर 6.1। आपको पूरा प्रमेय यहाँ पर लिखना है, ठीक है, जो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये पैरेलल, अगर ये समांतर है तो जिसको ये अनुपात में काटेगी, जो ये पॉइंट है, जो ये भुजाएं आएंगी जो कट रही हैंगी, ठीक है, ए डी अपॉन में डी बी इसको टू में ए अपॉन में ई सी, इनका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ओके, तो अब देखते हैं और वैल्यू को पुट करते हैं, जो नहीं, जिसका आंसर नहीं मिला उसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू को पुट कर कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, और डी बी का मान कितना है हमारा? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बी ए का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर है, और ई सी को हमें निकालना है। ई सी तो इसी का मान हमने एक्स मान लिया था, ठीक है, एक्स रख देते हैं यहाँ पर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर चला गया, ठीक है, 3 × 5 = 15, तो कितना आ गया? 0.5 आ गया। 3 × 5 = 15, 0.5। अब एक काम करते हैं, एक्स को उस तरफ भेजते हैं और 0.5 को बटे में कर देते हैं। तो एक्स बराबर में 1 सेंटीमीटर अपॉन में 0.5। क्या हम 1.5 को, क्या हम 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर अपॉन में 1/2। 1/2 क्या होता है हमारा? 0.5 होता है। तो लिख दिया हमें, तो ऊपर चल जाएगा। हमारा कितना आंसर आ गया? 2 सेंटीमीटर। तो x का मान 2 सेंटीमीटर आ गया, तो इसका मतलब ई सी बी क्या बन गया हमारा? 2 सेंटीमीटर बन गया। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड में भी सेम यही करना है हमें। ट्रायंगल ए बी सी में लिखोगे हमें, ट्रायंगल ए बी सी में ए डी अपॉन में डी बी बराबर में ए ई अपॉन में ई सी। प्रमेय नंबर 6.1 से बोलना नहीं है। 6.1 और 6.2 हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो सबका मान पुट कर दो यहाँ पर। ए डी का मान कितना है हमें निकालना है, तो हमने माना था एक्स, एक्स का मान हमें निकालना है। और डी बी कितना है हमारा? 7.2। डी बी कितना है? 7.2, बिल्कुल ध्यान से देखना है। 7.2 सेंटीमीटर, अच्छे से लिखना है बिल्कुल, ठीक है। ए कितना है हमारा? 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर है। और ई सी कितना है हमारा? 5.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर चला गया, 18 तिहाई हो गया 54, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 18 तिहाई 54, 3 बच गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे? 7.2 को उस तरफ भेज देते हैं। यहाँ बटे में है, डिवाइड में, उस तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, नहीं ऊपर चल जाएगा। तो x बराबर में लिखते हैं यहाँ पर, x बराबर में 7.2 को उस तरफ भेज दिया, तो 7.2 सेंटीमीटर तो चला गया। अपॉन में क्या हो गया हमारा? 3। अब 7.2 को 3 से भाग करते हैं और हमारा आंसर फिर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 1 गया 3 चौक 12, तो कितना आ गया? 2.4 सेंटीमीटर आ गया। तो x का मान कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। तो यही निकालना था हमें। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे ना? कर लोगे ना, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, और नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले उसकी जो भी इंपॉर्टेंट प्रमेय हैंगी उसको करेंगे पहले, एंड देन उसका फिर एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो आप देखते हैं हम प्रमेय नंबर 6.3। तो प्रमेय नंबर 6.3 आप एनसीईआरटी में देख लो, आपको यही से बता देता हूँ मैं, लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। तो प्रमेय नंबर 6.3 देखते हैं, और आप अपनी एनसीईआरटी में देखो या फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। तो 6.3 क्या है हमारा? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं। यदि दो त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर हैंगे, अगर उनका संगत कोण बराबर है तो उनकी जो भुजाएं होंगी वो भी, उनका अनुपात भी बराबर होगा, यानी कि ए बी अपॉन में बी सी। समझाते हैं इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। और आगे क्या लिखा है? इसलिए ये त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। देखते हैं, फिर पढ़ेंगे हम सर्वांग सम, ठीक है, जो 7 में पढ़ रखा है। तो उसकी कुछ तो हम बनाते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर आते हैं हम ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, और ये हमारा पी क्यू आर है, ठीक है। अगर इनके संगत कोण बराबर है, मान लिया ये इसके बराबर है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, ठीक है, इस तरीके से। और मान लिया एंगल ए हमारा एंगल पी के बराबर है, एंगल ए हमारा क्या है? एंगल पी के बराबर है, ठीक है। और एंगल आर जो है एंगल सी के बराबर है, एंगल सी बराबर है एंगल आर, ठीक है। तो जो इनकी भुजाएं होंगी उनका अनुपात भी बराबर होगा, यानी कि ए बी अपॉन में बी क्यू नहीं पी क्यू, ठीक है, पी क्यू लेंगे, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है, ये इसके साथ पैरेलल रहेगा, मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू का रेशो बी सी अपॉन में क्यू आर के रेशो
के इक्वल और ए सी अपॉन में पी आर के रेशो के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू में बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू में हमारा ए सी अपॉन में पी आर, ओके। तो इस तरीके से तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, हमारा बराबर होगा। ये आपकी प्रमेय नंबर 6.3 कहती है। अब देखते हैं प्रमेय नंबर 6.4। तो प्रमेय नंबर 6.4, तो प्रमेय नंबर 6.4 क्या कहता है, देखते हैं, ठीक है। प्रमेय नंबर 6.4, तो प्रमेय नंबर 6.4 में हम बात कर रहे हैं अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी, अगर ए बी बराबर में पी क्यू है, बी सी बराबर में क्यू आर है और ए सी बराबर में पी आर है, ठीक है, पी आर है, तो हमारा जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। जो ट्रायंगल होंगे क्या होंगे, हमारे सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे समरूप होंगे, एक तरह से मान सकते हो। तो ट्रायंगल ए बी सी इस तरह साइन बनाओगे आप, ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ऐसा है तो जो इनके एंगल्स है वही बराबर हो जाएंगे, इसका कहने का मतलब है ये है, ठीक है। इस रूल को क्या कहते हैं हम, ट्रिपल एस, ठीक है, साइड साइड साइड, ओके। अब देखते हैं प्रमेय नंबर 6 पॉइंट, इतना ही है हमारा प्रमेय 6.4 में। अब देखते हैं प्रमेय नंबर 6.5, ठीक है, 6.5 लास्ट है हमारा। तो 6.5 में क्या बात करता है, अगर किसी ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर हैं और एक एंगल बराबर है तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, और जो उन त्रिभुज की अन्य जो कोण बचे हुए हैं, अन्य भुजाएं बराबर हैं, अन्य भुजाएं बची हुई हैं वो भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो जो उनकी अन्य भुजाएं बची हैं वही बराबर हो जाएंगी। तो इस रूल को क्या कहते हैं हम, SAS कहते हैं, साइड एंगल साइड रूल, ओके, इस तरीके से। तो बेसिकली क्या बात कर रहे हैं हम, सर्वांगसम समरूप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर दो ट्रायंगल के कोई भी 3 गुण मिल रहे हैं ना तो वो सर्वांगसम हो जाएंगे आपस में, ओके। तो इतनी सी बात थी। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 में यही यूज होने वाला है, ओके। तो करते हैं यूज फिर। तो 6.3 करने से पहले हमें देखते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, 6.4। तो 6.4 क्या है, वो ट्रायंगल SOR के सर्वांगसम है, ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, हमारा PQ जो है हमारा पैरेलल है किसके, RS के। अगर ये पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल हैंगी आपस में और एक मान लीजिए तिर्यक रेखा है, ठीक है, जानते हो तिर्यक रेखा ना, पढ़ रखा है ना आपने, तो जो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ओके। अगर ऐसी रेखा बन रखी है वाली तो ये इसके बराबर होगा, बस बन गया। ये दो एंगल मिल गए और ये दो एंगल बराबर हो गए और ये दो एंगल बराबर हो गए और यहाँ पर एक और एंगल बराबर हो गया, यानी कौन सा रूल लग जाएगा यहाँ पर, 3A वाला, ठीक है। तो बात वही है सेम, इसको हटा दो तो बन गया ट्रायंगल, सेम वैसी अलग करती जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो इतना सा था सिर्फ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में, तो लिखोगे यहाँ पर ट्रायंगल POQ जो सर्वांगसम करने के लिए कह रखा है उसी ट्रायंगल को आपको उठा लेना है। तो ट्रायंगल POQ तथा ट्रायंगल SOR में, ठीक है, तो क्या दे रखा है हमारा OPQ, एंगल OPQ बराबर किसके, एंगल OSR के। OSR किससे लिख सकते हो यहाँ पर, एकांतर अंतःकोण से। एकांतर ये लिखना है आपको, इसके नंबर मिलते हैंगे, एकांतर अंतःकोण से, ओके। आप देखोगे यहाँ पर एंगल POQ, एंगल POQ याला POQ किसके बराबर है हमारा, एंगल ROS के बराबर है, एंगल ROS के बराबर है, यानी कि यह एंगल आपके बराबर हो, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो एंगल POQ बराबर है किसके, एंगल ROS के, किस रूल से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पे लिखोगे पूरा, पता नहीं शीर्षाभिमुख क्या कोण क्या होते हैं। यदि दो लाइन आपस में क्रॉस करती है तो इनके आमने सामने के जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, कोण से, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया, शीर्षाभिमुख से लिखा ना, शीर्षाभिमुख से लिखा है, ठीक है। अभी हमें दो एंगल मिला है, हमें क्या जाना है कि हमें 3 चीज़ चाहिए, किसी भी ट्रायंगल को सर्वांगसम करने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए। अभी 2 चीज़ मिला है, तीसरा चीज़ देखते हैं। तो तीसरा एंगल हमारा ये बन जाएगा OQP बराबर होगा किसके, ORS के, ORS के बराबर होगा, ठीक है। OQP इक्वल टू में एंगल ORS किस रूल से, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे 3 एंगल बन गया ना, तो यहाँ पे ए वाला रूल लग जाएगा। तो एंगल जो ट्रायंगल हमारा POQ जो है वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा ट्रायंगल SOR के, किस रूल से, AAA कसौटी से लिख सकते हो, ठीक है, AAA रूल से लिख सकते हो, इस तरीके से। तो बस आगे आंसर यही है, यही हमें निकाला था एग्जाम्पल नंबर 6.4 में, ओके।
आप देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, पहला नहीं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आप कर सकते हो, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो एक समलंब ABCD में जिसमें AB जो है DC के पैरेलल है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन में AC इक्वल टू DB अपॉन DB नहीं OB अपॉन में OD के बराबर है, OB अपॉन में OD के बराबर है, ठीक है, OD, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे समलंब क्या होता है हमारा, ठीक है, ये बना दिया हमने समलंब, ठीक है, इस तरीके से सही से। तो समलंब का नाम क्या है, ABCD, ठीक है। तो ABCD में जो AB है वो किसके पैरेलल है, DC के, AB पैरेलल टू DC दिया हुआ है, AB पैरेलल है किसके, DC के, ये दोनों समांतर है आपस में। फिर लिखा है हमारा जो AC है और BD है परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं विकर्ण, AC क्या होगा हमारा एक विकर्ण होगा, ठीक है, और BD क्या होगा एक विकर्ण होगा। ये किस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओके। फिर बोला गया है कि OA बराबर OA अपॉन में OC बराबर है OB अपॉन में OD के। तो करते हैं, ये कब बराबर होगा, जब ये ट्रायंगल दोनों सर्वांगसम होंगे यानी समरूप होंगे। तो पहले समरूप करते हैं इसको, मतलब बराबर करते हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है हमारी AB अपॉन में DC, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये भी बराबर होगा उसका एकांतर अंतःकोण से, और जो ये वाला एंगल बन रहा है ये भी इसके बराबर होगा एकांतर अंतःकोण से, और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनाओ, ओके। तो ये AAA के रूल से आपका ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएगा। तो लिखोगे यहाँ पे ट्रायंगल OAB तथा ट्रायंगल ODC में, ठीक है। तो ट्रायंगल देखते हैं क्या क्या रूल लग रहा है इसमें। तो यहाँ पे देखोगे एंगल OAB जो है हमारा बराबर किसके, एंगल OCD के बराबर है, और एंगल ODC बराबर है किसके, ODC बराबर है हमारा किसके, एंगल देखो यहाँ पर एंगल OAB बराबर है हमारा एंगल OCD के, एंगल OAB बराबर है एंगल OCD के, और एंगल OBA बराबर है किसके, एंगल ODC के, किससे लिखोगे यहाँ पे दोनों एक ही रूल से हो रहा है, एकांतर अंतःकोण से, ठीक है, दोनों में एक ही रूल लग रहा है, एकांतर अंतःकोण से हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं एंगल, अभी हमें एक और चीज़ चाहिए। तो एंगल AOB जो है हमारा, एंगल AOB बराबर है किसके, एंगल COD के या फिर DOC के, ठीक है, DOC के बराबर है किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा जो ट्रायंगल है OAB सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल ODC के, हो गया सर्वांगसम, ओके। अब देखते हैं हम अगर सर्वांगसम में कौन कौन से रूल से सर्वांगसम है वो भी लिखना जरूरी है, उसका नंबर मिलते हैं। तो लिखोगे यहाँ पे AAA रूल से, AAA तीनों एंगल है ना, अगर उसमें साइड आता तो ASA लिख देते हैं, अगर दो साइड होता तो SAS लिख देते हैं, अगर तीन साइड होता तो SSS लिख देते हैं। पर यहाँ पे तीनों के तीनों क्या आएंगे, एंगल आएंगे, तो AAA लगाएंगे, AAA रूल से, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। अब देखो इन तीनों अगर ये ट्रायंगल सर्वांगसम है तो इनकी भुजाएं भी क्या हो जाएगी, इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो यानी OA अपॉन में OC बराबर होगा OB अपॉन में OD के, OA अपॉन में OC बराबर किसके, OB अपॉन में OD के। क्यों, अब ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया, बिकॉज OAB जो है हमारा सर्वांगसम है किसके, ODC के, इसलिए, ठीक है, हो गया। और ये हमें प्रूव करना था। तो OA अपॉन में OC बराबर है OB अपॉन में OD के, ठीक है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, और लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्या तरीका है, हमें QR अपॉन में QS फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से ही, QR अपॉन में QS इक्वल टू QT अपॉन में PR दिया हुआ है, और एंगल 1 जो एंगल हमारे 2 के बराबर है, ठीक है। ट्रायंगल PQR में एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। दर्शाइए कि ट्रायंगल PQS जो है किसके बराबर है, किसके सर्वांगसम है, ट्रायंगल TQR के सर्वांगसम है। ट्रायंगल जो PQS है यह ट्रायंगल किसके सर्वांगसम है, TQR के। तो देखते हैं, करते हैं उसे, गिवन क्या है हमारा, तो सॉल्यूशन गिवन। तो लिखोगे यहाँ पर QR अपॉन में QS इक्वल टू में QT अपॉन में
PR। ओके, और दिया हमें एंगल 1 बराबर में एंगल 2। जो दिया है उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 किस में बराबर है? कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल PQR में। अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, पहले यहाँ बनाओ ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल PQR बनाते हैं पहले, PQR। ट्रायंगल PQR कौन सा है? PQR ये वाला, ठीक है। इसमें एंगल 1 और एंगल 2 क्या बराबर हैंगे? अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, इसका मतलब PQ जो है किसके बराबर होगा? PR के। तो PQ बराबर में क्या है हमारा? PR बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों साइड के बराबर हैंगी। समद्विबाहु त्रिभुज का रूल है, ठीक है। ये अगर उसके दो एंगल बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की क्या रूल लेंगे? इसकी साइड्स बराबर होती हैं 2। समद्विबाहु त्रिभुज समान 2 भुजाएं, ठीक है, और 2 एंगल ही बराबर होते हैं इनके साथ जो बनते हैंगे। तो इससे क्या हो गया हमारा? PQR बराबर हो गया PR के। PQ बराबर हो गया PR के। किससे? समद्विबाहु त्रिभुज से। समद्विबाहु त्रिभुज से, ठीक है। इस तरीके से अब देखते हैं हम, ये हमने क्यों करा ऐसा? ये दिया क्यों था? एंगल दिया था इसको सॉल्व करने के लिए। हमें क्या चीज़ प्रूव करना है? ट्रायंगल PQS तथा ट्रायंगल TQR में इसको सर्वांगसम करने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए। कोई 3 चीज़ अगर हमारी बराबर हो गई तो ये ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएगा, और वही हमें प्रूव करना था। तो हमें दे रखा है कि QR जो है हमारा, जो QR है वो बराबर है QR अपॉन में QS क्या है हमारा? बराबर है QT अपॉन में PR के। QT अपॉन में PR, पर बट PR कहाँ पर है हमारा? इधर आ रहा है। तो हमें क्या लेना है? PQ लेना है। हमें PR ना लेके PQ लेना है। अगर हमें PQ दिया होता क्वेश्चन तो हमें ये करने की जरूरत नहीं थी। तो हमारे यहाँ से पता चल गया कि जो PQ है हमारा वो PR के बराबर है, तो हम PR की जगह हम PQ भी रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो हमारा QR अपॉन में QS दे रखा है और QT अपॉन में PR, तो PR की जगह आप PQ भी रख सकते हो। हमने क्यों चेंज करा? क्योंकि हमें ट्रायंगल सर्वांगसम करना है। जो PQ है आपके इसल ट्रायंगल में आ रहा है और जो QT आपका इसल ट्रायंगल में आ रहा है, पर PR जो था आपको कोई भी ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, तो उसको नहीं लेना है, हमें उसको चेंज करना है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, बस हो गया हमारा सर्वांगसम। आप इसको रख देंगे। तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखोगे आप QR अपॉन में, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो उल्टा कर क्या होगा हमारा? QS अपॉन में QR बराबर में PQ अपॉन में QT। तो बना दिया इसको हमने समीकरण नंबर 3, ठीक है। उल्टा क्यों करा? क्योंकि हमें पहले क्या चाहिए था? हमें ट्रायंगल PQS ले रखा है, तो हमें क्या चाहिए? QS हमें ऊपर चाहिए और QR हमें नीचे चाहिए, क्योंकि QR हमारा क्या आ रहा है? QR जो है हमारा TQR ट्रायंगल में आ रहा है, इसलिए। ओके, तो इसको हम यहाँ पुट करते हैं। तो हमारा जो QS अपॉन में QR दिया हुआ है किसके बराबर? PQ अपॉन में QT के बराबर। तो जो PQ है हमारा ये रहा, और QT क्या है हमारा? बड़ा ट्रायंगल में TQR में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लिखोगे यहाँ पे समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना? समीकरण 3 से। अब हमें 2 चीज़ तो मिल गई, 2 भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, उनका अनुपात बराबर है। तीसरी चीज़ क्या है हमारा? एंगल 1 कॉमन है। तो लिखोगे यहाँ पर एंगल PQS जो है हमारा वो किसके बराबर है? एंगल TQR के बराबर है। कॉमन है, उभयनिष्ठ, ठीक है, लिखोगे कॉमन एंगल। तो 3 चीज़ हमें मिल चुका है और हमारी जो दोनों ट्रायंगल हैं आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। ओके, तो ये हमें लास्ट में करना था, बताइए। PQS सर्वांगसम है ट्रायंगल TQR की। कौन से रूल से? 2 साइड्स आएंगी, 1 एंगल है, तो लिखोगे यहाँ पे SAS रूल से। ये आपको गलत नहीं लगाना, ठीक है, सही से देख के लगाना है। तो ठीक है, हो चुका है, यही हमें क्वेश्चन पूछा था। तो प्रूफ डेट लास्ट में खुश होकर लिख देना, प्रूफ डेट, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आपके कंप्लीट 8 चैप्टर जो मैंने बताए थे आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। आपको एक्सरसाइज मतलब एक एक्सरसाइज आपको करवाया गया है, एक एग्जाम्पल्स करवाए गए हैं, एक फॉर्मूला उसका करवाया गया है। तो आपको उसको अच्छे से देखना है, और बहुत ही छोटी छोटी वीडियो आएंगी, आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो आपको करवाया था, और ये चैप्टर अगर आप कर लिए होगे तो डेफिनेटली आपके नंबर आने ही वाले हैंगे अच्छे, और जिन्होंने काम चोरी करी होगी उनके नंबर तो कभी नहीं आने वाले, फिर समझ लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, और कल एग्जाम में आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।